we are going to start another very इंटरेस्टिंग सेशन। और आज हम सॉल्व करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर का भाई 22 का पेपर है। मैथ्स 1002 कैलकुलस 2 का पेपर है। उससे पहले मैं आपको छोटा सा बताना चाहती हूँ। हमने ये नोट्स प्रिपेयर किया है, जितने भी हमने कल और आज के पेपर में जितने फॉर्मूलाज आपको नजर आए थे ना, कौन सा फॉर्मूला कब यूज होना है, मतलब ये कि ये वाला फॉर्मूला कब यूज होना है, उसका डिस्क्रिप्शन, ये वाला फॉर्मूला आपने कब यूज कर सकते हो, ये सारे फॉर्मूलाज और उनके पीछे की कहानी जो है ना हमने लिख दी है। बहुत इंटरेस्टिंग नोट्स हैं। अगेन कहाँ से मिलेंगे? बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। ये नोट्स, लेक्चर नोट्स और सब कुछ ये मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं ताकि आप लोग पढ़ सकें। तो जाओ भाई, इसको जरूर पढ़ना, स्टडी करना और सारे फॉर्मूलाज के आगे जरूर फॉर्मूला शीट बनाना ताकि कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ आए। स्टार्ट करते हैं भाई यहाँ से। अच्छा, पहले अगर पेपर आप एनालाइज करें तो ऑफ कोर्स हमारे पास 60 मार्क्स का पेपर है, जिसमें हमारे पास 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन है और 30 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन देखें ना तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग बात मालूम होती है। वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर शॉर्ट को, हमारे पास 15 शॉर्ट क्वेश्चन है। इट मीन्स दैट हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। मतलब एक 15 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। समझ आई? दो 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 दो, दो हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्कर का है। तो सॉल्व करते हुए ये बात याद रखनी है। पेपर की अगर हम बात करें कि इजी था या मुश्किल था, तो टू बी रियली ऑनेस्ट इट इज नॉट टू मुश्किल पेपर ऑफ कैलकुलस टू। बिकॉज आपको भी सोल्यूशन करेंगे ना, सारे शॉर्ट क्वेश्चन 15 के 15 सॉल्व करूंगी मैं अभी आपके सामने, तो आपको खुद ही फील हो जाएगा। यू ओनली हैव टू नो द फॉर्मूला। आपको ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब लगना है। और अगर आपने अच्छे से तरीके से फॉर्मूलाज याद कर लिए तो जस्ट प्लग इन प्ले वाला गेम है। उसके अलावा हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, इन्हें हम कल सॉल्व करेंगे, आज नहीं। और इन लॉन्ग क्वेश्चन में ऑफकोर्स हमारे 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, हर लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का है। लेकिन अगर इन्हें भी देखोगे ना तो बेटा इतना मुश्किल ये भी नहीं है। चलो भाई, उसके अलावा ये चीट शीट आपके मशवरे लिखे होंगे। लेकिन अब स्टार्ट करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने कहा है हमें 3 पॉइंट्स दिए। लेट से एक पॉइंट यहाँ ले लो ए, एक पॉइंट अब यहाँ ले लो बी, और यहाँ ले लेते हैं सी। उन्होंने क्या कहा है, ये 3 पॉइंट्स है, इन ये वर्टिसेस हैं। प्यार से बनाती हूँ, थोड़ा प्यार से, मेरे को प्यार से ड्रॉ करती हूँ ताकि प्यार से लगे, वर्टिसेस बनाए, एक अलाइनमेंट नजर आए। एक सेकंड को प्यार से। सो एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो और एक यहाँ। तो उसने कहा है कि हमारे पास जो 3 पॉइंट्स है वो गिवन है ना, वो 3 पॉइंट्स क्या है, ऐसे है जैसे वो तीनों पॉइंट्स बेटा वर्टिसेस हों अपने राइट एंगल ट्राइंगल के। ये राइट एंगल ट्राइंगल है बिकॉज इसका वन एंगल 90 डिग्री है। इतना तो भाई पता ही होगा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इतना मैथ्स आता है। राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और हमेशा याद रखना, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम भी लगता है, जो कहता है ना हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अभी दिखाते हैं, टेंशन ना लो। ओके, सो हमारे पास अभी पॉइंट्स तो गिवन है कहानी में, लेकिन हमने ये लेंथ फाइंड करना है। हमने ए से बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, बी ए से सी का डिस्टेंस फाइंड करना है और बी से सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर हमारे पास पॉइंट, हमारे पास ए वाला है कुछ 3 2 4, और बी वाला पॉइंट मेरे पास है 6 10 -1। अगेन अब मैंने बी सी फाइंड करना है, सॉरी ए बी फाइंड करना है। तो ए बी के लिए वही करना पड़ेगा, x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप। वही करके दिखाऊंगी आपको और इसी तरह हम फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ से ए और बी के दरमियान में ऑन करना है, तो यहाँ से आ जाएगा भाई 6 - 3 आई कैप प्लस 10 - 2 जे कैप प्लस -1 -4 के कैप। समझ आई? आई हैव कंसिडर इसको x2 y2 और इसको z2, और इसको मैंने माना हुआ है भाई x1 y1 और z1, और वो करके मैंने बनाया है। इतनी बात समझ आ ही रही होगी। 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप -5 के कैप। हमारे पास भाई ये सिचुएशन बन गई है। आ जाओ भाई, उसके बाद हम इसी तरह करके फाइंड करेंगे अपना एसी लेंथ। और एसी करोगे तो अगेन में वही करना पड़ेगा, 9 - 3 बिकम्स 6 आई कैप, और प्लस 4 - 2 बिकम्स 2 जे कैप, और यहाँ से आ जाएगा 1 - 4 बिकम्स 3 के कैप। समझ आई? थोड़ा डेक किया, लग रही थी समझ आई हो, थोड़ा सा डेक किया, लेकिन इतनी समझ तुम्हें आनी चाहिए। उसके बाद आ जाओ प्लस, यहाँ -6 आता है। लेट्स सी, -6 आता है। 9 - 3,
9 - 3 बिकम 6, 6 सही लिखा हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद आ जाते हैं आपका बीसी लेंथ निकालेंगे। बड़ा बोरिंग लग रहा होगा, अभी तक बोरिंग मुझे भी लग रहा है, लेकिन फाइंड करना जरूरी है। सो बीसी अगर आप फाइंड करेंगे तो यू विल गेट 3 i कैप। ओके, 3 i कैप -6 j कैप। मैं अंदाजे से बता रही हूँ, कोई गलती हो कैलकुलेशन की तो आपने निकाल लेनी है। ठीक है, ऐसे करके बात समझ आई? आ गया भाई, आ गया। अब हमने क्या करना है, ये तीनों हमारे पास आ गए हैं। अब हमने इन सबके स्केयर्स करने हैं। पहले हम इनकी लेंथ निकालेंगे, उनकी लेंथ का स्केयर करेंगे। सबसे पहले हम लेंथ निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ ए बी। तो ए बी की लेंथ है। अब लेंथ निकालने का तरीका ये है कि हर कंपोनेंट का स्केयर करो और उसको ऐड कर दो और अंडर रूट लगा दो। तो 3 का स्केयर प्लस 8 का स्केयर प्लस, और यहाँ पे प्लस 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 किसका है, -5 का स्केयर। ठीक है, तो हमारे पास सिचुएशन क्या बन जाएगी, √9 + 64 + 25। और अगर आप मजीद करो तो हमने इनका स्केयर करना है, तो यहाँ पे स्केयर डाल दो और यहाँ पे भी स्केयर डाल दो। तो और यहाँ पे वही स्केयर डाल दोगे तो ये ठा ठा हो जाएगा। और बिकम्स 25 + 9 + 64 बिकम्स 98। समझ आई? तो ए बी की जो लेंथ का स्केयर है वो 98 आ गया है। इसी तरह भैया बाकी निकालेंगे। ओके, सो बीसी की लेंथ का स्केयर करती हूँ जरा। बिकम्स हमारे पास 3 का स्केयर प्लस -6 का स्केयर, अंडर रूट गायब कर दिया बिकॉज मैंने स्केयर ले लिया, प्लस 2 का स्केयर। तो यहाँ आ जाएगा बेटा 9 + 36 + 4, और यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा 49 आ रहा है। और अगर मैं एसी का लेंथ निकाल लूं यहाँ से आपके लिए, तो एसी की लेंथ निकालने के लिए भी वही करेंगे। अब एसी के ऊपर स्केयर ले लिया तो अंडर रूट को मैं गायब कर रही हूँ, तो 6 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर बिकम्स 36 + 4 + 9, और आपको नजर आ रहा होगा अगेन 49 है। तो पैथागोरस थ्योरम ने ये कहा था, पैथागोरस थ्योरम लगाने का वक्त आ चुका है। तो थोड़ा सा इधर करते हैं, आ जाओ। पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम। अब स्पेलिंग गलत हो तो मुझे कुछ ना कहना, ठीक है, स्पेलिंग सही कर लेना। क्या कहा था पैथागोरस? तुम कहता था हाइपोटेनस की लेंथ का स्केयर इज इक्वल टू द स्केयर ऑफ द अदर टू साइड्स का सम का स्केयर। तो वही करेंगे। हमारे पास हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर, ए बी। तो ए बी का स्केयर इज इक्वल टू बी सी का स्केयर प्लस AC का स्केयर। अगर इस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, तो हमारा जो ट्रायंगल है वो वर्टिसेस जो है वो ट्रायंगल की है, राइट एंगल ट्रायंगल की है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना ना हुआ तो हमारे वर्टिसेस जो हमें दिए गए हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के नहीं होंगे। तो दैट इज वाई दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी भैया, लेंथ ऑफ स्केयर ऑफ ए बी बिकम ए से, ए बी जो हमारे पास है वो है दोस्तों 98, और बी सी का स्क्वायर निकला हमारे पास 49, और यहाँ से भी निकला 49। तो ये बन गया 98 इज इक्वल टू 98। प्रूफ हो गया। हमने प्रूफ कर दिया है कि जो हमें 3 वर्टिसेस दिए गए थे और तीनों के तीनों भाई राइट एंगल ट्राइंगल के थे। किस तरह किया, ऐसे किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। हाइपोटेनस की लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स की लेंथ का स्क्वायर। बताओ भाई, इसमें किसी को डाउट है, ये बात समझ नहीं आई तो पूछ लो। पूछो पूछो, कोई डाउट है तो। क्या आगे बढ़े? है डाउट? भाई बोलो हाँ कि ना। है डाउट? अल्लाह के बंदो, हाँ या ना। मैम नो। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ओके, अगला सवाल यार यकीन जानो शदीद आसान सवाल है। अगर ये सवाल आपको ना ना हुआ तो आपको कुछ कुछ हो जाना चाहिए। ओके, बड़ा ही आसान सवाल है, लेकिन ये आसान है इस तरह। हमारे पास मैंने 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। लेट से समझ लो, एक पॉइंट ये है P, और आप समझ लो एक पॉइंट Q है। P पॉइंट उसने में दिया है -3 4 1, और Q हमको दे रखा है -5 2 2, और उसने क्या कहा है, हमें ना ये लेंथ ऑफ वेक्टर फाइंड करनी है और हमें कंपोनेंट फॉर्म फाइंड करनी है। इसका मतलब ये है कि पहले हमें इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा, और इनकी ज्वाइनिंग से हमें बनाना होगा एक वेक्टर। बात समझ आई? इनके ज्वाइन होने से एक डायरेक्टेड वेक्टर बनाना होगा। पहले हम एक डायरेक्टेड वेक्टर बनाएंगे, उसके बाद हम इसका लेंथ फाइंड करेंगे, उसको कंपोनेंट, पहले कंपोनेंट फॉर्म बनेगी मिलान लेंथ। अब देखो इतना आसान सोल्यूशन है कि आपको देखकर हंसी आएगी, लेकिन आ जाओ। अब P से Q तक अब हमें डायरेक्टेड वेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही करेंगे। ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, वही करोगे भाई। x2 - x1 i कैप प्लस y2 प्यार से लिखना पड़ेगा y1 का j कैप प्लस z2 - z1 का k कैप। थोड़ा प्यार से लिखना था, गंदा लिखनी हो रही थी, सॉरी। उसका जो अच्छा तो हमारे पास बने क्या, -5 + 3 i कैप प्लस
2 - 4 जेकब, ध्यान से देखना मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दूं। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1 k कैप। सो हमारे पास सिचुएशन बनेगा यहाँ से -2 i कैप बिकम्स -2 j कैप प्लस k कैप। और ये जो मेरे पास लिखा हुआ अब आंसर आया है ना, यही है कंपोनेंट फॉर्म। बिकॉज इसके अंदर ये कैसे कंपोनेंट फॉर्म है, इसका एक कंपोनेंट आई जे और के नजर आ रहा है। दिस इज द कंपोनेंट फॉर्म। पहला हुआ, एक आधा सवाल हुआ डन। तो 1 नंबर तो मुझे मिल गया, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर है। अब उसने मुझे कहा था वेक्टर की लेंथ निकाल के दो। लेंथ निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है। क्या करो, हर कंपोनेंट का स्क्वायर करो, ऐड करो, अंडर रूट लगा दो, हो गया। तो हमने इसका करना है, लेंथ निकालनी है। तो वही करेंगे, हर कंपोनेंट का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और उनको हमने ऐड किया। हमें मिलेगा यहाँ से 4 + 4 + 1 बिकम्स 9, विच इज आंसर इज 3। तो इसका मतलब है जो हमारे पास लेंथ है ना, वो 3 आ गई। सवाल खत्म, अल्लाह की कसम खत्म। इतनी सी बात थी। बताओ भाई, डाउट है किसी को? अगर किसी को भी चिंता है, कोई मसला है तो पूछ ले, वरना आगे बढ़े। आ जाओ भाई, नेक्स्ट फॉर्म करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, हमें एक वेक्टर दिया गया है। अब मैं आपको समझाती हूँ, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। हाँ, बस फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन। स्केलर, अब ये स्केलर प्रोजेक्शन बोलो या खाली प्रोजेक्शन बोलो, एक ही बात है। हाँ, बस एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। हमने इस वेक्टर की प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे करनी है। रिमेंबर दैट, जिंदगी में याद रखना, जब भी आपसे कहे कि प्रोजेक्शन फाइंड करो एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर पर, तो जिस पर प्रोजेक्शन फाइंड, हमने किससे फाइंड करनी है, वी के ऊपर। तो हमने क्या करना है, जिस वेक्टर की प्रोजेक्शन लेनी है उसको हमने लिखना है एफ वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट करना है विद द यूनिट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन में करना है। जैसे वी के डायरेक्शन में करना है तो वी के यूनिट वेक्टर के साथ, समझ आई, डॉट प्रोडक्ट। ये स्केलर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है। ये आपको नोट्स में भी नजर आएगा, ये देख लो यहाँ पे नोट्स में लिखा होगा, कहीं मैंने लिखा था, यहाँ आपको नजर आएगा, पढ़ लेना ध्यान से, यहाँ लिखा होगा। समझ आई? तो ये वाली बात अपनी याद रखते हैं, ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर इस फॉर्मूले को किताबों में थोड़ा खोल के लिखा होता है तो हम भी थोड़ा खोल के लिख देते हैं आपके लिए। वो खोल के ऐसे होगा, ओके, एफ डॉट, अब ये क्योंकि यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, वी वेक्टर डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ वी वेक्टर। तो इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, और इसको मजीद लिखना चाहो तो ये ऐसे फॉर्म आपको किताबों में नजर आएगी। अब यहाँ पे हमने एफ की प्रोजेक्शन कराई है ऑन वी, दैट इज वाई वी हैव टेकन वी का यूनिट वेक्टर। अगर आपके पेपर में वी यू आ जाए या बी आ जाए या ए आ जाए तो आपने वो यूज करना, रट्टा नहीं मारना कि फॉर्मूला ऐसा। समझ आई कि नहीं? अल्लाह करे तुम वहां तक पहुंचो जहां हम बात की है। सो नाउ सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास एक वेक्टर बेटा गिवन है 5 i कैप + 2 j कैप, और वी वेक्टर मुझे गिवन है कोई i कैप -3 j कैप। अब मैं अगर एफ डॉट वी माइंड करूं तो ऑफ कोर्स कोरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, +2 और मल्टीप्लाई -5। समझ आई किस तरह किया, आई को आई के साथ और जे को जे के साथ। तो हमारे पास आएगा 5 - 6 बिकम्स -1। समझ आया कैसे किया कि नहीं? लग रहा है मैं ठीक कर रही हूँ, ठीक है। लेट मी एक सेकेंड। उसके बाद करना है, हमने लेंथ निकालनी है वी वाले वेक्टर की। तो वी वाला जो वेक्टर है इसकी लेंथ निकालनी है, तो इसके दो ही कंपोनेंट है, उसका स्क्वायर करने के, तो 1 + -3 का स्क्वायर बिकम्स 1 + 9 विच इज इक्वल टू √10। बस बेटा सवाल खत्म, सब कुछ उठा के फॉर्मूले में डाल देंगे। मैंने कहा था ना पेपर बहुत आसान है। बस बात ये है कि भाई तुम लोग फाइनल्स में भी सही करो, ये सवाल फाइनल्स में ही आएंगे। बट बात है कि कॉन्सेप्ट को समझना है। ये लो आंसर, आगे बात खत्म। ये लो, डाउट है तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, वरना आगे बढ़े। आगे आ जाओ भाई। ये भी कोई इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आप गौर से देखो ना, तो ये अगर आपको याद हो तो ये हमने कल भी किया था, ये हमने कल भी किया था। इस सवाल को बहुत गौर से समझना। लिखा हुआ है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस। इसका मतलब ये जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ना, ये प्लेन के ऊपर है। तो एक पॉइंट बेटा पी है, एक पॉइंट क्यू है, एक पॉइंट आर है। अब इन 3 पॉइंट्स गिवन है, और हमें कहा है हमें ना परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, ऐसे करके परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए परपेंडिकुलर। बताओ बेटा क्या करेंगे अब? बताओ बेटा, कौन बताएगा? कोई किसी को पता है कि नहीं? कैसे करेंगे पता है कि नहीं? कोई ऐसे ही मार दो यार, गलत ही बता दो, बताओ तो सही। आमना आप बताओ यार।
अल्लाह के बंदे, तुम लोगों ने सॉल्व ना किए पास पेपर्स? किसी को समझ नहीं है कैसे करेंगे? कोई गैस मारना भी नहीं चाह रहा क्या? ऑफ कोर्स हम पी को ज्वाइन कर देंगे क्यू से, और क्यू को ज्वाइन कर देंगे आर से, तो हेयर वी गेट पी, पी आर, एंड हेयर वी गेट पी क्यू। और इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट से परपेंडिकुलर मिल जाएगा। जैसे कल हमने प्लेन इक्वेशन, और प्लेन के लिए हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए था ना, नॉर्मल वेक्टर चाहिए था। बिल्कुल वैसे जैसे हमने कल नॉर्मल वेक्टर निकाला था ना, बिल्कुल आज ऐसे ही परपेंडिकुलर वेक्टर निकालेंगे। बात समझ आई कि नहीं बताओ? बताओ बताओ, समझ आई कि नहीं? यस मैम, आ गई है। हाँ तो बेटा ये करना भी है ना, चलो ठीक है। पहले मैं फाइंड करती हूँ बेटा पी और क्यू, वो ही करेंगे भाई, पी और क्यू। तो हमारे पास पी क्यू, तो हमारे पास आ जाएगा 2 - 1 बिकम्स आई कैप, 1 तो यहाँ पे आ जाएगा भाई 2 j कैप, और -1 0, तो आ जाएगा -k। अब अल्लाह अगर मैंने ठीक किया वो चूस ना हमारी, बाकी सारी खैर है। बाकी आ जाता है बेटा पी आर निकालने की बारी है। पी आर निकालने के लिए वही करेंगे जो पहले करते रहे हैं। तो वहां पर -1 -1 तो बिकम्स -2 i कैप, 1 - 1 प्लस तो +2 j कैप, और 2 - 0 बिकम 2 k कैप। अल्लाह करे भाई समझ आइए मैंने कैसे किया है। अब अगेन हमें निकाल लिया नॉर्मल वेक्टर, तो यहाँ से आ जाएगा, ये लो। हम इस तरह करेंगे, यहाँ पे एन से हम डिनोट कर लेते हैं, नॉर्मल वेक्टर चाहिए। ठीक है। उसके बाद आ जाओ भाई, वही करेंगे आई कैप, j कैप, k कैप, और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 - 1 -2 2 और 2। अब सब कुछ डालेंगे और अब डिटर्मिनेंट का फाइल करते हैं वैल्यू। सो आई कैप यहाँ आ जाएगा, और 4 + 2 -j कैप। उसके बाद आएगा भाई 2 + 2 आएगा, 2 - 2 - 2। हाँ एग्जैक्टली। तो 2 - 2 हो जाएगा, प्लस k कैप, और यहाँ आएगा बेटा 2 + 4। अल्लाह करे मैंने सही किया हो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना यार। 6, ये तो 0 हो गया, +6 k कैप। समझ आ गई? लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट टेंजेंट, यूनिट वेक्टर। हमने वेक्टर परपेंडिकुलर तो फाइंड कर लिया, लेकिन हमें यूनिट वेक्टर भी चाहिए। तो हम इसकी जरा लेंथ निकालेंगे पहले। आप जरा ये ऐसे करके आना वेक्टर। हम पहले जरा इसकी लेंथ निकालते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। लेंथ निकालेंगे तो ऑफ कोर्स वही करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बिकम्स 36, +36 आई गेस होगा अपना 72। और हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना, तो कितना होगा? यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय, सॉरी, नॉर्मल वेक्टर डिवाइडेड बाय द नॉर्मल वेक्टर की लेंथ। यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है ना, तो वो सब कुछ आगे डाल देंगे। ऊपर क्या आ रहा है बेटा, 6 कॉमन निकालो, आई कैप प्लस के कैप, और डिवाइडेड बाय √72। अब मजीद सिंप्लीफिकेशन मुझे पता है हो सकती है, लेकिन अगर आपको दिल करे तो वैसे यहाँ सवाल खत्म हो गया। मजीद सिंप्लीफिकेशन मुझे पता है हो सकती है, या 2 √6 करके लिखोगे तुम लोग, 2 √2 कर कर तो भी लिख सकते हो, बट सवाल यहाँ खत्म है। भाई किसी को डाउट है सोल्यूशन में तो पूछ ले, वरना सारा सोल्यूशन आपके सामने खुलकर पड़ा हुआ है। देख लो भाई, डाउट है तो पूछ लो। है डाउट, वरना आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उनके हमने यूनिट वेक्टर फाइंड, सॉरी डायरेक्शनल वेक्टर फाइंड करने, डायरेक्शनल कोसाइंस फाइंड करने हैं। तो रिमेंबर दैट, पहले बेटा पहली चीज आती है डायरेक्शनल कोसाइंस क्या होते हैं। बताओ भाई, पता है किसी को क्या होते हैं डायरेक्शनल कोसाइंस के? नहीं यार, आप लोग हो भी है, मैं अपने आप को पढ़ा रही हूँ। बताओ भाई, डायरेक्शनल कोसाइंस के बारे में पता है कि नहीं? नो मैम। अल्लाह अकबर। यस मैम। बताओ क्या होते हैं बेटे, बताओ। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, ये सारे, इनको प्यार से और गुस्से से डायरेक्शनल कॉस साइंस। समझ आ गई है? अब हमने ये डायरेक्शनल कॉस साइंस की वैल्यू फाइंड करनी है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं बेटा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। तो इन्हीं की कहानी चलाएंगे। ठीक है। तो अगर अपने सबसे पहले याद रखनी है एक बात के, ओके 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 ओके, सो फॉर एक्स एक्सिस हम लिखेंगे, फॉर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर बेटा हमारे पास आई कैप होता है। तो आई कैप की वैल्यू क्या होती है? 1 0 0। समझ आई? इसका मतलब है 1 0 0 होती है। और याद रखना कि जो हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर होते हैं ना, अगर मैं यहाँ वेक्टर बना दूं, तो यहाँ पर जो अल्फा एंगल बनता है हमारे पास, ये कॉज अल्फा होता है। तो याद रखना, ये जो अल्फा एंगल बनाता है ना, इन कॉज अल्फा की वैल्यू 1 होगी,
कॉस बीटा, क्योंकि कॉस बीटा वाले एंगल हम वाई एक्सिस के साथ बनाते हैं तो वो जीरो हो जाएगा, और क्योंकि कॉस गैमा हम लोग जी एक्सिस से बनाते हैं ये भी जीरो हो जाएगा। बात समझ आई? अब मैं आपको दिखाती हूँ, आपको भी बात समझ आएगी। वाई एक्सिस के लिए वो यूज जे कैप, और जे कैप की वैल्यू थी 1 0 0। और तो इसके अंदर क्या होगा, कॉस अल्फा क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ बनता है तो जीरो, कॉस बीटा वाई एक्सिस के साथ होता है इसकी वैल्यू 1 है, और कॉस गैमा क्योंकि जी एक्सिस है तो इसकी वैल्यू जीरो होती है। और अगर मैं आपको आखिरी में दिखा सकूं, हम जी एक्सिस ले लें, तो यहाँ आएगा के एक्सिस, और के का क्या होगा बेटा, 0 0 1। और इसके केस में क्या होगा, सिर्फ हमारे पास जीरो, बीटा जीरो, और कॉस गैमा इसका वैल्यू 1 होगा। और यही हमारी जो है खैर से आंसर है, और कुछ भी नहीं, बस इतनी सी बात थी। समझ आई मैंने क्या किया, ये देखो। इन इस केस में ये हमारे पास डायरेक्शनल एंगल है, और डायरेक्शनल ये था तो हमारे पास ये आएगा, और अगर ये है तो हमारे पास ये आएगा। और अगर आपका अच्छा से दिल करे तो आप यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखकर यहाँ लिख दो ये आई कैप है, और यहाँ पे आप लिख दो ये जे कैप है, और अगर आपका अच्छा दिल करे तो यहाँ पे लिख दो ये के कैप है, और ये जी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास वेक्टर भी है। बताओ भाई, समझ आई मैंने क्या किया है कि नहीं समझ आई? बस आंसर यही था, इतनी सी बात थी। हमने आई कैप जे कैप की वेक्टर्स के डायरेक्शन दिखाए थे, और कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यूज देनी थी। दैट इज ऑल, बस। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ यहाँ से, टाइम नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ। अगर यही सवाल आ जाता है यहाँ पे, डायरेक्शनल कोसाइंस है, अगर आपसे पूछना है डायरेक्शनल एंगल्स, तो बताओ भाई डायरेक्शनल एंगल्स के बारे में पता है क्या फॉर्मूला होगा? मैं इन पे लिख देती हूँ डायरेक्शन। अगर आपसे सवाल आ जाए ना कि डायरेक्शनल एंगल्स बताओ, और आपको एक वेक्टर गिवन हो, एक वेक्टर आपको सवाल में गिवन, आ भी सकता है सवाल, क्यों नहीं आ सकता? इधर आ जाओ, ये है, इधर आ जाओ। ऐसा हो कि आपको कोई वेक्टर गिवन हो, जैसे v इज इक्वल टू कुछ वेक्टर गिवन हो, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये v1 कंपोनेंट होगा आई कैप, प्लस v2 कंपोनेंट जे कैप, प्लस v3 कंपोनेंट के कैप होगा। तो इसका मतलब है ये गिवन वेक्टर है, और आपसे कहे कि मुझे इसके बताओ डायरेक्शनल एंगल्स। क्या बताओ? डायरेक्शनल एंगल्स। पता है किस तरह निकालना है आपने? इसी तरह निकालना है कॉस और इन सबको यूज करके। रिमेंबर दैट जो कॉस अल्फा होता है ना, क्योंकि अल्फा वो एंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, तो इसके केस में क्या आएगा, v1 और डिवाइड बाय पूरे के पूरे v का मैग्नीट्यूड। ये v1 की वैल्यू लिखनी है और डिवाइड करना है v के मैग्नीट्यूड के साथ। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ, उसके बाद अगर आपसे कहे कि ये हमारे पास इसके अलावा आगे जाके ये भी होगा, आगे जाके ये भी होगा, अब इसको सॉल्व करने के बाद ना अल्फा उधर चला जाएगा, और कॉस एफ ए, और यहाँ आएगा v1 डिवाइड बाय v का मैग्नीट्यूड। और याद रखना, ये अल्फा वो एंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, विद एक्स एक्सिस। अल्फा वो एंगल जो एक्स एक्सिस से बनेगा। सिमिलरली आप लोग अपना निकाल सकते हो बाकियों के साथ भी। तो बीटा हमारे पास आएगा बेटा कॉस इनवर्स v2 कंपोनेंट डिवाइडेड बाय v का मैग्नीट्यूड। और इसी तरह आप गैमा निकालोगे, गैमा आएगा मेरे पास कॉस इनवर्स v3 कंपोनेंट डिवाइडेड बाय v का मैग्नीट्यूड। और ये बेटा अगेन ये मेरे पास जाएगा अपना वाई एक्सिस के साथ, और ये जी एक्स। लिख लो बेटा, पेपर में लिख लो, लिख लो, सवाल पेपर में आ सकता है। लिखो भाई, लिखो, सब बच्चे लिखो। पेपर में बेटा सवाल आ सकता है, पेपर में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, हो गया, चलते हैं आगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई, ये खुल गया इससे। ये सवाल है डिटो कॉपी, कल भी हमने सॉल्व किया था। डिटो कॉपी, अल्लाह जानता है, सवाल यही था, मुझे अच्छी तरह याद है। ग्रेडियंट फाइंड करना। ग्रेडियंट किस तरह फाइंड करते हैं? ग्रेडियंट ऑफ एफ। कुछ भी नहीं करते हम, क्या करते हैं, ये लो कॉमा, बाय कॉमा, हर कंपोनेंट जो मतलब हमारे पास फंक्शन होता है ना, उसके हर उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, और पार्शियल डेरिवेटिव हर एक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब यहाँ पे एफ एक्स है, तो ये आई कैप आएगा। विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो जे कैप आएगा, विद रिस्पेक्ट टू जी करोगे तो के कैप आएगा। बच्चों वाला सवाल है, बच्चों वाला। और अगर आप लोग को दर्द दिल है तो आप लोगों की फरमाइश में लिख के दिखा देती हूँ, वरना ये कुछ है नहीं। ओके। सो यहाँ पर अगर गौर से देखो तो यहाँ आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको देखते जाना, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। तो यहाँ आएगा 2x प्लस जी, और नीचे चला जाएगा x, क्योंकि इसके पास भी x था, बाकी सारे कंपोनेंट जीरो है। बात समझ आई? देखो 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 देखो, ऊपर देखो, मुझे ना देखो, नीचे देखो। समझ आई? तो यहाँ भी आ गया, और यहाँ पे डाल दो अपना x आई कैप, प्लस विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो यहाँ पे आएगा बेटा 2y, और बाकी किसी के पास है ही नहीं तो बात खत्म, y किसी और के पास नहीं है, तो j कैप, प्लस
ओके, जी के लिए आया तो -4 जी, और साथ में प्लस लॉग एक्स, खाली जी है तो वो 1 हो गया, और यहाँ आया के कैप, बस यही आंसर है। अब मैंने तो डायरेक्ट लिखा है, तुम पेपर में स्टेप बाय स्टेप करना, अच्छे प्यार से खूबसूरत तरीके करना। ये ऐसे मैंने डायरेक्ट किया है, प्यार से करना, खोल के करना पेपर में। उसके बाद क्या है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। अच्छा यहाँ पर देखो, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, बहुत ध्यान से देखना। ये हमारे पास एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, मल्टी वेरिएबल है। इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है। इसके हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स देंगे और पार्शियल डेरिवेटिव्स को इक्वल टू जीरो पुट करोगे, निकल आएंगे, बस इतनी सी कहानी सी। इधर देखो कैसे। हाँ, बस कौन कौन से वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, हमारे पास इसमें इन्वॉल्व है एक्स और वाई, बस उसी को लेकर चलेंगे। सो हम क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन है अपना एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो मतलब ऐसे करके मैं लिख देती हूँ आपके लिए। तो मतलब वाई जीरो तो खत्म, एक्स का डेरिवेटिव 2x आ जाए, तो -2x इज ओवर आंसर। और विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, तो यहाँ आएगा पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एक्स, और अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 2y x बटा 0 है, तो यहाँ से आ जाएगा 2x। अब हमारे पास दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स निकल आए हैं, अब इन दोनों को हम इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, इसको भी इक्वल टू जीरो, इसको भी इक्वल टू जीरो, दोनों को भाई हम इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। ओके, सो अब यहां से देखो, अगर मैं एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू जीरो पुट करूंगी, एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या है, -2x, इसको इक्वल टू जीरो पुट किया, यहां से मुझे मिलेगा एक्स का वैल्यू 0। देख पा रहे हो, एक्स की मुझे एक वैल्यू मिली 0। उसके बाद आ जाओ वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू को क्या करेंगे, मुझे वही करना है, एफ ऑफ वाई को 0 कर रहा है, तो वाई का मतलब ये है कि 2y को मैंने 0 पुट किया, क्योंकि समझ आई क्या नहीं, अल्लाह करे पहुंचे हो, तो यहाँ से मुझे मिला वाई का वैल्यू 0। ये लो, मिल गया, समझ आई। तो क्रिटिकल पॉइंट अब मैंने इकट्ठा किस तरह लिखना है, सो क्रिटिकल पॉइंट इज, सो क्रिटिकल पॉइंट इज, सिट इस तरह लिख लो, सिट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन लिख लो, प्यार से लिखते हैं ना, थोड़ा खूबसूरत करती है, अच्छा सा पेपर में सवाल करना। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर इज 0,0। एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0, क्योंकि मल्टी वेरिएबल फंक्शन है। बताओ भाई, अगर यहाँ पर कोई और फंक्शन आएगा तो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आमना बताओ जल्दी से। समझ आ रही है कि नहीं, ये डाउट है तो पूछ लो, कोई बच्चा यहाँ पर है जो पूछ ले। आ रही है मैम। पक्की बात है, कोई डाउट नहीं है। यस मैम। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, वही आसान सवाल 9.1 से आया है, होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन लिखो और उसे सॉल्व करो, बच्चों वाला सवाल है, बच्चों वाला, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें आता होगा। ओके, सो मैं लिख देती हूँ, बहुत आसान है। A function f of x y is homogeneous function of n degree n, if if we substitute t of x for x and t of y for y yields, ऐसे करके होगा। और ये फॉर्मूला पूरी पूरी कहानी है, वो ये है कि हमने x की जगह पुट करना है tx, और y की जगह बेटा पुट फरमाएंगे ty। और क्या होगा, t को कहानी से होना होगा बाहर, और हमें ओरिजिनल फंक्शन वापस देना होगा। ये वो फॉर्मूला है, ये वो कंडीशन है जो हमें चाहिए होगी, ये कंडीशन, और यही होमोजेनियस फंक्शन की डेफिनेशन। अच्छे तरीके से भैया देख लो, ये है, समझ आई, ये है। अब हमने क्या करना है, हमें साथ ही साथ लवाजमे के तौर पर एक और फंक्शन दिया गया है, और ये फंक्शन अगर आपको याद हो तो ये 9.1 की पहली एग्जांपल ही है, खैर से किताब खोलोगे 9.1 तो उसकी पहली एग्जांपल यही है बेटा। इसमें हमने बताना है कि भाई हमने फाइंड करना है, ये हमें फंक्शन दिया गया है, हमने निकालना है, चेक करना है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो हमें इसका डिग्री भी निकालना है, तो वही करेंगे, एक्स की जगह पुट करेंगे tx, वाई की जगह पुट करेंगे ty। नाउ तो क्या होगा, हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी, एक्स टी एक्स
TY, और यहाँ आ जाएगा YT। अच्छा मैंने आगे पीछे लिख दिया, टेंशन ना लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी आया TX, और डिवाइडेड बाय आएगा Y। अच्छा YT लिख दिया हर जगह। यहाँ पे भी आएगा TX। मैं सही कर देती हूँ, बाद में नोट्स देके तो कहना ये क्या किया, ये क्या किया। बच्चों ने तो मैसेज भी कर देना आपको ये क्या हुआ। मैं इधर से सही कर देती हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई TY, यहाँ पे TY। और अगर गौर से देखो तो नीचे T कॉमन निकल रहा है, ऊपर से भी अंडर रूट T कॉमन निकल रहा है। तो अंडर रूट 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा, तो अंडर रूट Y प्लस अंडर रूट X एज इट इज। और नीचे देखो T कॉमन गया, तो क्या बचा, Y प्लस X। और यहाँ पे इक्वल, अभी T की पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो आप क्या करो 1/2 में 1 ऐड कर लो। तो 1/2 -1 करेंगे, नीचे वाली पावर ऊपर चलेगी। और f(x, y) तो बेटा ओरिजिनल फंक्शन है, ये नीचे ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है, तो हमारे पास पावर आ जाएगी -1/2। और यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन x और y। तो हमारे पास ये होमोजीनियस फंक्शन बन गया, लेकिन डिग्री क्या है आपकी बार, -1/2, और ये हमारे पास -1/2। हाँ जी। भाई देख लो भाई, किसी को डाउट शाउट है तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम वॉब्लम है तो पूछ लो, जल्दी जल्दी पूछ लो, कोई मसला है तो है, टेंशन देख लो। नो मैम। भाई आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ गई, विच इज कॉल्ड, हमारे पास एक दिया गया है इक्वेशन। अच्छा ये गौर से देखो, ये इक्वेशन है, अब की बार हमें इक्वेशन दी गई, पॉइंट नहीं दिया गया। कल हमने क्या किया था, कल हमने क्या किया था, हमें ना एक्स, वाई और जी में एक पॉइंट गिवन था, पॉइंट। वो पॉइंट रेक्टेंगुलर था, और हमने उसको किया था स्फेरिकल में। लेकिन आज डिफरेंट ये है कि आज हमारे पास पॉइंट नहीं है बेटा, एक इक्वेशन है। कल हमने एक पॉइंट जो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में था, उसको हमने कन्वर्ट किया था इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। लेकिन आज हमारे पास एक रेक्टेंगुलर इक्वेशन है, ये इक्वेशन है बेटा, अल्लाह के वास्ते इक्वेशन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है स्फेरिकल में। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अब एक्स वाई जी को किस तरह रिप्लेस करना है। मतलब अब हमने एक्स की जगह कुछ लिखना है, वाई की जगह कुछ लिखना है, जी की जगह कुछ लिखनी है। तो भाई ये भी आपको सिखा रखा है, तो इसे अपने अकल इस्तेमाल करनी है। तो हम जानते हैं कि जो एक्स है ना, एक्स उसकी वैल्यू होती है माइनस, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट लिख दो, इन यूजिंग लिख लो या कुछ भी लिख दो भाई, तो लिख लो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सो लिख लो, क्या लिखेंगे ऊपर, द स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख लो, ज्यादा अच्छा है। द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, द स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू कन्वर्ट। बहुत ध्यान से देना, हलवा सवाल है कसम से, अगर तुम्हें आता हो। तो क्या एक्स की वैल्यू क्या होगी, रो साइन फाई कॉस थीटा। वाई की वैल्यू होगी रो साइन फाई, सेम है, लेकिन अब की बार आएगा साइन थीटा। और z की वैल्यू बेटा वो आसान है, z इज इक्वल टू रो कॉस फाइव। ठीक है, अब हमने ये सब्स्टिट्यूट करना है, बस बेटा ये सब्स्टिट्यूट करना है। अभी देखो, मैं सब्स्टिट्यूट करके दिखाती हूँ नाउ, सिचुएशन देखना सब्स्टिट्यूट करके। एक्स स्केयर, ओके, यहाँ से ना एक और चीज तुम्हें आनी जरूरी है। अगर हम एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर कर दें तो क्या होगा, ऊपर वाले देखो, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो एक्स स्केयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, रो स्केयर साइन फाइव का स्केयर और कॉस स्केयर थीटा। ठीक है, प्लस रो का स्केयर साइन फाइव का स्केयर प्लस साइन स्केयर थीटा। और अगर आप गौर से देखो, दोनों में रो स्केयर साइन फाइव स्केयर सेम है, कॉमन निकाल लो, तो कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, और ये दोनों मिलके भैया 1 हो गए। तो यहां से याद रखना, रो स्केयर साइन स्केयर पाई। अगर अब याद रखना, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई का स्केयर इज इक्वल टू रो स्केयर साइन फाइव स्केयर। समझ आइए, यही सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, अगर गौर से देखो, हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसको हम एक डब्बे में डाल लेते हैं, प्लस 2z इज इक्वल टू 6। हलवा सवाल हो गया, अब हलवा हुआ है। एक्स स्केयर वाई स्केयर की जगह लिखेंगे रो स्केयर साइन फाइव स्केयर, और प्लस 2 एज इट इज, जी की जगह जी की वैल्यू, तो जी की जगह क्या लिखेंगे, रो कॉस फाइव इज इक्वल टू 6। बस बेटा, सारी की सारी इक्वेशन रो में, थीटा में और फाइव में चेंज हो गई है, तो ये इक्वेशन बन गई है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, बिकॉज इसमें रो थीटा और फाइव आ गया। बस ये चेंज हो गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कैसे सॉल्व की, चेंज की है, हमने इसको चेंज किया है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म्स, इक्वेशंस को फॉर्म को यूज किया। ये देखो भाई, ध्यान से देख लो, दिल लगा कर देख लो, कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लो, डाउट है तो पूछ लो, सबके सब देख लो देख लो देख लो देख लो, जल्दी से देख लो। आगे बढ़ते हैं भाई, टाइम नहीं है इतना आपको दिखाने का। सॉरी बेटा, टाइम नहीं है, क्या कर सकते हैं। उसके बाद बेटा,
फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर फॉर द कर्व। हलवा सवाल है अगेन, हलवा सवाल है, हलवा अगेन। ओके, यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना, तो यूनिट लाइनें रोल नंबर 1 स्क्रीन पे नहीं मारेंगे, लाइनें मारेंगे तो हम आपको क्लास से बाहर फेंक देंगे, ठीक है, लाइनें नहीं मारनी बेटा। उसके बाद नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला, नॉर्मल वेक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वही रहेगा जैसे पहले कहना है तुमने, टेंजेंट वेक्टर, टेंजेंट वेक्टर और डिवाइडेड बाय द टेंजेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला, बिल्कुल बिल्कुल ये फॉर्मूला। टेंजेंट वेक्टर का आर वेक्टर गिवन है, आप इस आर वेक्टर का डेरिवेटिव लोगे, डेरिवेटिव लो, उसके बाद डेरिवेटिव लेने के बाद आपने क्या करना है, टेंजेंट वेक्टर बनाना है। टेंजेंट वेक्टर किसके इक्वल है, टेंजेंट वेक्टर इक्वल होता है डेरिवेटिव ऑफ द आर वेक्टर डिवाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना उसके बाद, ठीक है। तो टेंजेंट वेक्टर निकल आएगा, ये टेंजेंट वेक्टर की जो वैल्यू निकलेगी ना, इसी का उसके बाद आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और सब कुछ उठा के इस फॉर्मूले में डाल देना, हो जाएगा खत्म सवाल। यही सारी चीज है। अब मुझे उम्मीद है कि मैग्नीट्यूड निकालना ये वो फिजिक्स के बच्चों को अच्छी तरीके से आता है, कोई नई बात नहीं, हल्का सा डेरिवेटिव लेना है फिर मैग्नीट्यूड निकालना है, और फॉर्मूला पूरा बेटा इस पूरी कहानी में ये यूज होगा, फॉर्मूला अच्छे तरीके से करना है। ये फॉर्मूला है नॉर्मल वेक्टर का, यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला ये यूज होना है, ठीक है, करोगे करोगे करोगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ना एक बड़ा शानदार लिमिट का सवाल आ गया, लिमिट का सवाल बहुत शानदार है, लेकिन अगर गौर से देखो ना, तो अब हमारे पास सवाल है, मैं थोड़ा सवाल दोबारा लिख देती हूँ। एक्स वाई अप्रोचेस टू जीरो जीरो, और लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। बड़ी अच्छी हवा चल रही है, दिल खुश हुआ है, ठंडी हवा में आके लगी है। अच्छा बेटा, सबसे पहली बात है कि अगर मैं इसमें डायरेक्टली लिमिट पुट करूँ ना, एक्स की जगह जीरो और वाई की जगह जीरो, तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ बेटा अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है, डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, और ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके, आपको एक चीज नजर आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। और मैंने आपको कहा था जिंदगी में जब भी आपको एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र हिंट मिल जाए ना, हिंट मिल जाए, तो आपने अपनी कहानी को उठाकर ले जाना है इन पोलर पोलर कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। हम वही कहानी करेंगे, हम वो कहानी करेंगे। और मैं आपको एक बात याद रखूँ, हमेशा याद रखना, जितने ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, जैसे मल्टी वेरिएबल फंक्शन है ना, बिकॉज इसमें एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व है, जितने ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन होते हैं ना, इनके अंदर हम कर सकते हैं कि हम अपने फंक्शन को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके जा सकते हैं, और किसी में हम ऐसा नहीं फरमा सकते, सिर्फ यही होगा ऐसा। तो लिमिट के ये वाले सवाल है मल्टी वेरिएबल के, हम उनको उठाकर लेके जा सकते हैं, तो अब मैं आपके सामने वही करूंगी। हम जानते हैं क्या है कि लिमिट आ जाएगा, और एक्स वाई को हम आर में चेंज कर देते हैं, आर अप्रोचेस टू जीरो, नीचे चला जाएगा नीचे। अब एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र तो हम जानते हैं आर स्क्र के इक्वल होता है, और अगर मैं एक्स क्यूब की बात की तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये यूज करेंगे, और माइनस आ जाएगा आर क्यूब साइन थीटा, समझ आई। और अगर आप गौर से देखो ना बेटा, तो ऊपर हमारे पास आर क्यूब कॉमन निकल रहा है, और ठीक है, और यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, क्यूब आना है भाई, क्यूब आना, क्यूब आना, और डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर है। और अब नीचे देखो, ऊपर क्यूब है नीचे स्क्वायर है, तो यहाँ कटिंग होती है हमें नजर आ रही है, तो यहाँ से, तो इसका मतलब है अब डिनोमिनेटर में कम से कम जीरो आउट हो गया है, तो कम से कम फंक्शन अनडिफाइन नहीं होगा अगर मैं अब लिमिट कर लूँ तो लिमिट आर अप्रोचेस टू जीरो आर, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और रिमेंबर दैट ये बाउंडेड वैल्यू होती है, ये फंक्शन है ना साइन थीटा कॉस थीटा, ये बाउंडेड होते हैं, बाउंडेड वैल्यूज, या फिर फंक्शंस लिख लो। तो अब आर की जगह मैं जीरो पुट करूंगी, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय बाउंडेड वैल्यूज है, ये बाउंडेड फंक्शन है, तो आंसर आ जाएगा बेटा जीरो, एकदम ताजा गरम आंसर आ गया हमारा जीरो। भाई देख लो। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आमना बताओ भाई, समझ आ भी रही है या नहीं, फातना आप भी बताओ, कोई डाउट किसी का, कोई सवाल है तो पूछ लो यार, है सवाल कोई बात जो समझ नहीं, सच 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 बताओ, तुमने उनका खुद सॉल्व किए क्वेश्चन, ये नहीं सॉल्व किए हुए, जैसे मुझे देखी जा रहे हो, किए मैम। कसम खाओ किए। थोड़े थोड़े रहते हैं।
यार बेटा, जब तक तुम लोग खुद ना करोगे कुछ नहीं होगा, मैं जितने मर्जी करवाती हूँ। प्लीज हर कॉन्सेप्ट समझो, हर सवाल का। लेकिन घर जाके सारा का सारा क्वेश्चन पेपर आपके सामने ये दिखाती हूँ। ये खुद निकालना और खुद बैठ के सॉल्व करना, समझ आई है? सारे सवाल सवाल रट्टा नहीं मारना। लेकिन सॉल्व करो, जब तक तुम लोग अननोन अनसीन क्वेश्चन घर बैठ के सॉल्व ना करोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे अनसीन को सॉल्व करने की, तो पेपर में भी नहीं होंगे। समझ आई है? तो घर जाके सॉल्व करने हैं। बात समझ आई कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। यस समझ मैम। आई? सॉल्व करना है। अच्छा भाई, आज बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डबल इंटीग्रल से आपको डर लगता है, लेकिन डबल इंटीग्रल का सवाल आ गया। सबसे पहली बात है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गौर से देखने वाली बात है। थोड़ा साफ करके लिख देती हूँ। 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 10 तक, एक्स ई पावर वाई, डी वाई और डी एक्स। पहली चीज यहाँ पे देखने वाली है कि ना कांस्टेंट लिमिट नहीं है, एक वेरिएबल लिमिट है। तो पक्की बात है, क्योंकि यहाँ पर एक्स की लिमिट गिवन है, तो इसका मतलब है ये वाई की वैल्यू है। तो पहली y की वैल्यू गिवन है और ये x की वैल्यू गिवन है। समझ आ गई है? और जिस फंक्शन की, अगर आप और से देखो, विद रिस्पेक्ट टू y हमने पहले इंटीग्रेट करना है। और अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू y पहले इंटीग्रेट कर लूं, तो मुझे कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नजर नहीं आ रही, क्योंकि ई पावर कोई भी फंक्शन आ जाए, तो अगर उसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा हो, मुनीबा ध्यान से देखना, ई पावर की के पावर में कोई फंक्शन पड़ा हो और साथ में डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, उसका आंसर आता है ई पावर एफ ऑफ एक्स खुद ही। और यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या है, ई पावर वाई। और हमने उसका साथ, अब y का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू y? 1। तो 1 साथ पड़ा हुआ है, तो मतलब कोई रोला नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ई पावर वाई। तो यहाँ पर 1 है। तो अब मैं विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करूंगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लमचेटिक चीज नजर नहीं आएगी। तो सवाल बहुत सुकून से हो रहा होगा। मुझे बताओ, ये बात जो मैंने पॉइंट बताने की कोशिश की, ये पॉइंट समझ आया है कि नहीं आया? हमने यहाँ पर इस सवाल में चेंज ऑफ वेरिएबल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सुथरा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, में कोई जरूरत नहीं है। बताओ समझ आई कि नहीं पॉइंट की? आई बात समझना, विद रिस्पेक्ट टू वाई पहले करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाद में करेंगे। तो मैं जरा सवाल को खोल देती हूँ आपके लिए। तो यहाँ देखो, 0 से लेकर 1 बाहर गया, एक्स कांस्टेंट है, कहानी से गया बाहर। और यहाँ से 0 से लेकर x² ई पावर वाई डी वाई अंदर आएगा, और यहाँ आएगा dx। और ये हमने उसको अपना, जिसको पहले इंटीग्रेट करना है उसको हमने इनर इंटीग्रल बना लिया, और जिसको बाद में इंटीग्रेट करना है उसको हमने आउटर इंटीग्रल बना लिया। तो यहाँ से आएगा बेटा, 0 से लेकर 1 तक एक्स एज इट इज। ई पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स खुद ही होती है, लेकिन साथ में अब आ जाओगा 0 से लेकर x² तक डी वाई। बात बताए, समझ आ गई? अल्लाह करे तो मैं समझ जाऊँ। हमने करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना हो, यहाँ डी वाई आना, डी एक्स आना। हाँ, डी एक्स आना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो 0 से लेकर 1, एक्स एज इट। वाई की जगह मैं x² पुट करूंगी अब, और माइनस वाई की जगह आएगा 0, और डी वाई। और अगर आप मजीद करोगे, है डी एक्स आना है, बार बार डी वाई लिख देते हैं हम। देखो डी वाई आ जा, डी वाई। तो यहाँ पर आएगा बेटा इंटीग्रल, यहाँ आएगा एक्स ई पावर x² - 1। और अगर आप मजीद खोलो ना, तो ये ऐसे बन जाएगा, 0 से लेकर 1 तक एक्स ई पावर x² - x। और यहाँ पे ऑफ कोर्स डी एक्स आएगा। आई होप कि समझ आ रही हो मैं क्या कर रही हूँ, अल्लाह करे तो मैं समझ आ रही हूँ। अब इंटीग्रल हम दोनों पे अलग अलग फरमा देते हैं। लेकिन प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि जो ई की पावर में लिखा हुआ है ना, उसका डेरिवेटिव हमें साथ नजर नहीं आ रहा। उसका डेरिवेटिव 2x होता है, यहाँ पे 2 नजर नहीं आ रहा, 2 ले आओ कहानी में। समझ आई? 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया है। समझ आई सिचुएशन की हमने क्या किया है? अल्लाह करे समझ आई हो मैंने क्या किया। ना आगे क्या होगा? अगेन, तो 1/2 एज इट इज ई पावर x² एज इट इज, और लिमिट आएगा भाई 0 से लेकर 1 तक, माइनस एक्स का डेरिवेटिव एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन x²/2। और यहाँ पर आएगा बेटा 0 से लेकर 1 तक। समझ आई? अब यहाँ जगह 1 अपर लिमिट डालोगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ऐसी सिचुएशन बन जाएगा। माइनस, अब लोअर लिमिट डालने का फायदा नहीं, अपर लिमिट ही डालेंगे, क्योंकि एक्स है ना, तो 0 डालोगे तो 0 डिवाइडेड बाई 2 बिकम 0। तो यहाँ सिचुएशन वापस आगे बन जाएगी, 1/2 ई पावर 1 डी माइनस, अच्छा ई पावर 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ 0 1 आ जाएगा। और 1 भी पावर में लिखने की जरूरत नहीं, 1 1 नहीं होता है, मतलब कुछ पावर ना हो तो 1 नहीं होती है। और डिवाइड बाय 1/2, ये हमारा आंसर, आगे बात खत्म। ठीक है? और अगर मजीद सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, लेकिन फायदा कोई नहीं, बस बात खत्म यार, हो गया हो गया, बस हो गया।
मेरी बात अब हो गया। बताओ भाई, अब किसी को जो कोई बात समझ ना आई हो, कोई डाउट बचा हो जिंदगी में, तो पूछ लो। है डाउट तो पूछ लो। देखो भाई, अच्छी तरह देखो। बेटा डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल का सवाल तो आया है पेपर में, तो उसको तो कम से कम जिंदगी में ना छोड़ के जाना। उसके सवाल अच्छे तरीके से कर कर जाना। देख लो भाई, डाउट है तो पूछ दो, नहीं डाउट तो हम आगे बढ़ते हैं। अगेन भैया मैम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ मैम ये बहुत। सेकंड और स्टेप कैसे है? क्या चीज कहाँ से आया? सेकंड और स्टेप 1/2 e। किसकी बात कर रहे हो? आपके सेकंड पास, लास्ट। एक सेकेंड, आपके पास स्क्रीन है ना, पेन का ऑप्शन होगा, जो जहां से आप कह रहे हैं ना उसको भी सर्कल बना दो। हाथ से सर्कल बनाओ जो स्टेप आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। पेन का ऑप्शन नजर आ रहा है ना साइड पे, पेन पे क्लिक करो, और जो प्रॉब्लमेटिक स्टेप है ना उस पर सर्कल कर दो। सर्कल कर दो, लाइन मार दो, कुछ कर दो, मुझे समझ आया कौन से स्टेप की बात कर। ये वाला स्टेप कैसे है? -1/2। यस। ये देखो, इसमें लिमिट पुट की मैं दिखाती हूँ किस तरह, मैं थोड़ा साफ कर दूं, आपने गंद मारा है। इधर देखो ऐसे आया है। ओके। सो यहाँ पर था हमारे पास x² डिवाइड बाय 2, और इसके ऊपर 0 से लेकर 1 तक था। इसके अंदर लिमिट पुट की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ देखो, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 -0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये खत्म हो गया, तो यहाँ से बचा 1/2, और माइनस साइन ऊपर के ऊपर ये आ गया। अब बताओ समझ आई कि नहीं? यस आगे। चलो ठीक है भाई, यही किया हमने। प्यार से बता देते हैं। अच्छा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगेन। लेकिन इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन आपको लग रहा है कॉम्प्लेक्स होगा सवाल, लेकिन कसम से बड़ा आसान सवाल है जो आपको दिया गया है पेपर में। सारे शॉर्ट क्वेश्चन वैसे इजी हैं, बट बात वही है, कॉन्सेप्ट पता हो कि कौन सा फॉर्मूला कब लगना है, तो सारे इजी होते हैं। अगर सवाल में फॉर्मूला ना आता हो तो फिर तो भी हर चीज ही मुश्किल दुनिया की। इसको डिवाइड डब्बा बना देती हूँ मैं। यहाँ देखो भाई, ये सिचुएशन है हमारे पास। ओके, बहुत ध्यान से देखने का है। ओके, सो हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। एक हमारे पास ये कंपोनेंट है, एक ये है, और एक ये है। तो अगर कॉमन सेंस को तो हम इंटीग्रेट इस पर अलग अलग कर सकते हैं। तो -π/4 पहले वाले कंपोनेंट पे हम अलग कर देंगे। -π/4 साइन थीटा आई कैप, प्लस -π/4 1 यहाँ आ जाएगा जे कैप, प्लस -π/4 और कॉस सेकेंड स्केयर टी, और साथ में के कैप आ जाएगा। अब मुनीबा बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे ऑफ कोर्स डी टी, डी टी और विद रिस्पेक्ट टू डी टी कर रहे हैं। वही आएगा जो आप मुझे कह रही थी ना, मुझे आते नहीं है वो उसके डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन करना अपना, ट्रिग्नोमेट्री के। तो बहुत ध्यान से देखना। अब साइन की इंटीग्रेशन करनी है। अब साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी? -cos t, और साथ में आएगा अपना -π/4 से लेकर +π/4 तक, समझ आई? प्लस, अब x यहाँ पे 1 है, तो 1 की इंटीग्रेशन बेटा होगी t, और cos की इंटीग्रेशन होगी साइन थीटा। लेकिन अब माइनस नहीं आएगा, हम डिफरेंस इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा, माइनस साइन डिफरेंशिएशन में आता है, प्लस। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा की इसकी इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है बताओ भाई? 10। वेल डन, टैंग होगी। तो यहाँ आएगा भाई टैंग थीटा, और अगेन -π/4 से लेकर 4 बस बेटा सवाल खत्म। अब सिर्फ लिमिट डालनी है, सवाल कसम से खत्म हो गया। तो अब आ जाओ, अपर लिमिट डालेंगे तो कॉस -π/4, और माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हमारे पास आ जाएगी -π/4। अब प्लस अपर लिमिट, यहाँ पर देखो हमारे पास अपर लिमिट क्या है, π/4 प्लस साइन π/4 -π/4, और साइन माइनस आएगा, माइनस साइन π/4। और यहाँ पे देखो बेटा, प्लस टैंक π/4 माइनस टैंक -π/4। और हमेशा याद रखना, जो कॉज है ना वो माइनस साइन को खा जाता है, लेकिन ये साइन, और ये जो ये वाला माइनस साइन है ना, और ये वाला माइनस साइन, ये बाहर की तरफ आ जाएगा। मतलब माइनस साइन अपने आप से बाहर निकाल देगा। समझ आई? ये साइन और कॉज, ये सिर्फ ना कॉज है जो साइन माइनस साइन खा जाता है, बिकॉज कॉज जो है ना बेटा, वो एक इवन फंक्शन होता है। यहाँ पर आएगा -cos π/4, π/4,
और यहाँ पे भी आएगा माइनस, तो कॉस ने पाई/4 खा लिया, फिर -पाई/4 आ गया। तो ये माइनस समझ आई कि नहीं आई? अल्लाह करे पहुंचे हो, मैंने क्या समझाने की कोशिश की है, समझ आई कि नहीं आई? अल्लाह करे आई हो। ओके। और यहाँ बेटा यहाँ प्लस आना है, क्योंकि माइनस बाहर, तो माइनस प्लस हो गया। और अगर आप गौर से देखो ना, तो ये माइनस प्लस हो रहा है। तो हम हटा के साफ करती हूँ यार, बड़ा ही गंदा लिख रही हूँ मैं। माइनस प्लस, अच्छा उसके बाद आएगा प्लस। और अगेन आपको नजर आ रहा होगा, ये और ये मैम आपस ये में। क्वेश्चन पूछ कौन सा क्वेश्चन है बेटा? ये क्वेश्चन में कौन सा है? आपने कहा था ना कॉस के साथ माइनस साइन खत्म हो जाता है, हाँ जी। तो फिर हमने माइनस माइनस प्लस कैसे कर दिया है? हाँ मैं ये बताती हूँ बेटा, ऐसे। ये देखो, ये माइनस है ना, को नजर आ रहा है, पहले से माइनस था, तो माइनस कॉस पाई/4, अपर लिमिट डाली, माइनस आना था, लेकिन माइनस साइन तो पहले मौजूद था इसके बाद, समझ आई कि नहीं? तो अब प्लस हुआ है। आई बात समझ के नहीं? ये माइनस उस माइनस को प्लस में आ जाएगा, जो माइनस साइन लोअर लिमिट की वजह से आना था। बताओ समझ आई कि नहीं? ओके, समझ आई? आ गई है। जो लोअर लिमिट पुट करने के बाद माइनस साइन लगाना था ना, वो माइनस साइन और पहले से माइनस साइन मिलकर प्लस हो गया। अब ये देखो, ये माइनस पाई/4 पाई/4 से कट कुट गया, बात खत्म। उसके बाद आएगा भाई साइन पाई/4, साइन पाई/4। एक सेकेंड, मैंने कोई गलती तो नहीं मारी यहाँ पे भी? अगेन माइनस, माइनस अपर लिमिट लोअर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, यहाँ माइनस कटता नहीं, मैंने कोई चूस मारी है। उसके बाद देखते हैं भाई, इसको तुम्हें क्या चूस मारी है, मैं बाद में देखती हूँ। उसके बाद आएगा प्लस साइन पाई/4, और साइन टेन जो है ना पाई/4 1 के इक्वल होता है। माइनस माइनस अगेन ये प्लस हो जाएगा, तो +1 आ जाएगा। समझ आई कि नहीं? क्योंकि साइन का, अब ये टैन का भी माइनस बाहर आ जाएगा, तो वो माइनस माइनस को प्लस कर देगा, और टैन पाई/4 1 के इक्वल होता है। अब ये सारा कुछ मैं डाल के दिखाती हूँ। अब बेटा ये दोनों आपस में कट के ये हो गया 0, प्लस साइन पाई/4 √2/2 के इक्वल होता है। ठीक है? और √2/2 के इक्वल होता है, प्लस √2/2 के इक्वल होता है, और +2। ये सारा कुछ कैलकुलेटर में डालोगे तो इंशाल्लाह आपका आंसर कुछ आ ही जाएगा। कुछ ना कुछ तो बेटा आ ही जाएगा। ठीक है? सारा कुछ डालोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है? ठीक है। और अगर मैं ऐसे करके जो साफ सा करके लिख दूं ना, तो अगर हम इसे कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप गौर से देखो तो 2/2 कर लेंगे। बात समझ आई कि नहीं? अल्लाह करे तुम्हें समझ आ रही है मैंने क्या किया है। जे कैप +2 के कैप। और अगर ऐसे कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, तो ये 2 2 से उड़ा, तो आंसर आ जाएगा √2 जे कैप +2 के कैप। भाई किसी को ये बात समझ ना आई हो तो पूछ लेता हूँ किस तरह। ये देखो, दोनों का बेटा डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर एक बार लिख दिया, और डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर से नोमिनेटर भी ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पर 2 इसलिए आया। समझ आई? अल्लाह करे समझ आई हो। भाई देख लो सब बच्चे, उम्मीद है कि मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना की हो। अगर मैंने बीच में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है तो आप ठीक कर लेना। ठीक है? देख लो ऐसे गौर से, मसला है तो बता दो हमें, वरना आगे चले। बताओ भाई, है टेंशन कि बढ़े आगे? चले आगे? चलें कि ना चलें? बोलो हाँ कि ना। बताओ जल्दी से। यस चलो। मैम। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, सवाल बहुत आसान चलें। है बस। हाँ जी, हाँ जी, कोई बुला रहा है मुझे। चलो ठीक है। भाई बात सुबह कहानी बड़े मुद्दे की है, ये सवाल बहुत आसान है। हमें एक फंक्शन दिया गया है, और कहा है कि ये फंक्शन सेटिस्फाई करता है लेप्लास इक्वेशन को। फिजिक्स के बच्चे बताओ, पता है लेप्लास इक्वेशन क्या होती है या नहीं? पता होना चाहिए यार। फिजिक्स लेप्लास इक्वेशन का नहीं पता? बताओ सोच के। नहीं पढ़ा अभी तक? बताओ बताओ बताओ, आमना अभी बता दो, आप खामोश हो खैर है कुछ। जल्दी बोलो ना। लगता है ना कोई पता नहीं, मैं ही बता देती हूँ, टेंशन नहीं बेटा। लेप्लास इक्वेशन क्या होती है? दो बार भाई पार्शियल डेरिवेटिव ले लो, पार्शियल डेरिवेटिव 2 बार ले लो, तो उसको आप ऐड करो तो आंसर 0 आना चाहिए भाई। ये है लेप्लास इक्वेशन बस। फंक्शन यहाँ पे एफ है, तो दैट इज वाई आई हैव टेकन एफ, बिकॉज यहाँ मुझे एफ गिवन है। अगर आपको सवाल में यू गिवन हो तो आपने यहाँ यू लेना है, और ये इक्वेशन 0 आनी चाहिए, 0 बिल्कुल। ये है लेप्लास इक्वेशन बस। इतनी सी मुद्दे की कहानी थी, ये लेप्लास इक्वेशन है। समझ आई? इसी को कहानी को डालेंगे और सॉल्व करते हैं। आ जाओ। लेट्स टेक कोई डिफरेंट कलर, चलो इसको ही ले लेते हैं।
ओके, तो हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, अगर मैं आपको सिखा सकूं तो हमारे पास है लॉग अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। और अगर मैं जीत लिखना चाहूँ तो लॉग एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की पावर 1/2। और लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो पावर होती है बेटा वो शुरू में आ जाए, तो 1/2 इधर आ गया, और लॉग एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। हमारे पास हमने फंक्शन कुछ भी नहीं, फंक्शन अभी तक वही है, उसको बस थोड़ा सा रिफ्रेश किया। अब हमने इसके दो डेरिवेटिव लेने हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, पहली बार मैं जरा एक विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव अगर लेना चाहूँ तो क्या होगा, कांस्टेंट है, से फर्क नहीं पड़ेगा। तो लॉग के अंदर जो भी लिखा हुआ है डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो नीचे आ जाएगा, और नीचे वाला का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है हमने। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो वाई तो हुआ भैया अंडा। तो हमारे पास इंडियन आंसर क्या आ गया, 1/2, और साथ में लिख लो भाई एक्स स्केयर ओवर प्लस वाई स्केयर, और 2x आ जाएगा यहाँ से। और अगर आप और गौर से देखो ना भाई, और गौर से देखो, तो टू टू ऊपर नीचे खत्म हो रहा है जिंदगी में, टू जिंदगी से जा रहा है, तो टू को हम खत्म कर देते हैं, था था। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, बात खत्म, बिल्कुल खत्म हो गई एकदम। तो विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो वो एक्स बाय एक्स स्केयर प्लस आ गया। अब हमने एक बार लिया, दूसरी बार भी ले लेते हैं, दोबारा डेरिवेटिव लेने की कोशिश करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ तो क्वेश्चन रूल लगना है। नीचे वाला का स्केयर, नीचे वाला भाई एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव बेटा 1 होगा, माइनस एज इट इज ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x होगा। समझ आई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। उसके बाद क्या होगा भाई, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स स्केयर एफ, यहाँ आएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2x स्केयर डिवाइड बाय एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर डिवाइड बाय एक्स। समझ आई कि ना आई, अल्लाह करे पहुंचे हो। और आपको नजर आ रहा होगा एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर 2x स्केयर, यहाँ आ जाएगा वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर डिवाइड बाय एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर। तो बेटा हमारे पास एक चीज तो कहानी में निकल ही आई है, इसको आपने संभाल के रखना है। अभी इसको डालेंगे क्लास इक्वेशन के अंदर, जिस तरह बिल्कुल सेम प्रोसेस करके वाई को निकालते हैं, सेम प्रोसेस करके वाई को निकालते हैं, सेम प्रोसेस फरमाते हैं इधर आ जो भी वाई को निकालते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है, इधर निकालते हैं नीचे के साइड पर। मैं नहीं चाहती स्लाइड गंदी हो, दैट इज वाई। विद रिस्पेक्ट टू वाई तो हमारे पास इक्वेशन था 1/2 एज इट इज और लॉग एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब इसको हमने बेटा विद रिस्पेक्ट टू वाई करना, तो कॉमन सेंस की बात है, विद रिस्पेक्ट टू वाई करो। तो अगेन 1/2 इधर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर नीचे चला जाएगा, और नीचे वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा 2y। टू टू से उड़ गया, तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालोगे तो आएगा वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अगेन इसको पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे अब कहानी में, तो अगेन पार्शियल डेरिवेटिव लेने का वक्त हुआ चला है। वो ही करोगे जो पहले कर रहे थे जिंदगी में, नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन वन होगा, और फिर आएगा वाई, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले का सॉरी ऊपर वाले का नीचे वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, यही होगा। तो इन दी एंड आपको क्या मिलेगा, अगर आप थोड़ा सा हिसाब किताब और दिमाग लगाओगे तो आपको मिलेगा, मुझे सोचने दो, माइनस है तो यहाँ होगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर डिवाइड बाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर। देख लो दोस्तों, कोई सवाल कोई टेंशन है तो साथ ही पूछ लो, ये मत कहना बाद में कि समझ नहीं है। देखो 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 क्या हुआ, समझ आ रही है। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करने की कि इन दोनों को उठा के यहाँ डालने का वक्त आ गया। अब आज यहाँ डालते हैं, ओके। नाउ सो अब डालते हैं, तो y का आंसर बेटा हमारे पास क्या आया था, x का आया था, इट वाज क्या आया था, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। ये चेक करने तो क्या आया था, मुझे याद नहीं है, सच्ची बात है। एक्स वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर था, मैं लिख देती हूँ दोबारा से प्यार से। तो यहाँ से क्या आएगा, वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर के साथ आया था एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये लो। और इसका आंसर आया था, ये मुझे याद है, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर डिवाइड बाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसको एक बार लिख सकते हैं। सो हम एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर लिख दो, और ऊपर वाला था एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर। और अगर आप गौर से देखो तो ऊपर जीरो नीचे डिवाइड में आ रहा है, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर का होल स्केयर, तो जीरो डिवाइड बाय समथिंग जीरो इक्वल होता है। और हमने इसको प्रूफ कर दिया, जो हमने प्रूफ करना था, जीरो इक्वल प्रूफ करना था हमने कर दिया, ये इससे ये इससे।
देख लो भाई, देख लो अच्छी तरह, जो समझ नहीं आता पूछ लो। देख लो भाई, बाद में ना कहना। देख लो अच्छी तरह, देख लो। आपके सामने खोल के सोल्यूशन किया, खोल के, एकदम खोल के। डब्बा खोल दिया पूरा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कोई सोल्यूशन कोई रहा तो नहीं है कोई सवाल। ये बचा। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। हमारे पास दो प्लेन है, उनके दरमियान हमने एक्यूट एंगल फाइंड करना है। एक्यूट एंगल पता है बेटा, एक्यूट एंगल क्या होता है? कुछ भी नहीं होता भाई। ऐसा एंगल जो लेस देन 90 डिग्री हो ना, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। हमने प्लेन, हमारे पास एक प्लेन है। अच्छा याद रखना, पहले फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, फिर आपको लिखवा देते हैं सवाल। फॉर्मूला बटा सीधा साधा सा है। यहाँ पे है एक्यूट एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। बिटवीन टू प्लेन्स निकालने का वक्त होता है। हम क्या करते हैं, उनके दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स निकालेंगे और नॉर्मल वेक्टर्स का एंगल फाइंड कर लेंगे, वही डॉट प्रोडक्ट के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले का डॉट प्रोडक्ट ऑफ N1, हम पहले वाले को N1 कह लेते, दूसरे वाले को N2 कह लेते, अपनी आसानी के लिए। तो याद रखना, इसके पास जो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है ना, वो N1 है। और ये जो दूसरे वाला प्लेन है ना, इसके पास जो नॉर्मल वेक्टर है, मैं इसको कहती हूँ N2। ठीक है, अब एक N1 है, एक N2 है। अब कॉस थीटा है, कॉस थीटा है, तो अब कैसे निकालेंगे, वही करेंगे। N1 डॉट N2 का डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड N1 का मल्टीप्लाई होगा मैग्नीट्यूड ऑफ N2 के साथ। समझ आई? डॉट प्रोडक्ट हमारे पास जो दो प्लेन्स है ना, उनके दरम्यान एक्यूट एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, उन दोनों प्लेन्स का नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे। और उस नॉर्मल वेक्टर के साथ हम क्या करेंगे, वही एंगल निकालेंगे जैसे हम लोग पहले दो वेक्टर्स का निकालते हैं, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर्स है। जिस तरह हम दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल निकालते थे, एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग दो नॉर्मल वेक्टर्स के दरमियान का एंगल निकालेंगे। तो देखो, बहुत गौर से देखना कैसे करेंगे, ऐसे। अच्छा, नॉर्मल वेक्टर निकालने का तरीका है, पहले N1 अगर आपके सामने लिख दूं ना, तो N1 है फॉर प्लेन वन, लिख देते हैं यहाँ प्लेन वन के लिए, प्लेन 0 1 के लिए। तो अब गौर से देखो किस तरह लिखूंगी, 2 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब पूछो जल्दी से, मैंने मुझे कैसे पता चला ये है। और N2 होगा हमारे पास i कैप -2 j कैप +5 k कैप। भाई आपको समझ आ गई है मैंने कैसे लिखा है, ये बताओ। मैंने नॉर्मल वेक्टर कैसे लिखा है बताओ, समझ आई कि नहीं? जल्दी से बताओ भाई, हाँ कि ना। जल्दी जल्दी बताओ, समझ आई कि नहीं? मैम बता दे एक मिनट पर कैसे लिखा ये है। देखो बेटा, ऐसे गौर से देखना, मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ, खुद तुम खुद खुद ही समझ आ जाएगी। ये देखो, 2 1 -1, तो ये देखो 2 1 -1। और यहाँ देखो, जो भी आपको स्केलर मल्टीप्यूड नजर आता है, यहाँ पे देखो कंपोनेंट 1 है, यहाँ -1 है, ये -2 है। समझ आई कि नहीं? मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, -2 आना है। समझ आई कि नहीं, कि मुझे अभी भी समझ नहीं आई? जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ आई? यहाँ आएगा -2, आई के साथ क्या आ रहा है, -1 और 1। समझ आई कि नहीं, अभी भी आई कि नहीं आई? ऐसे करके लिखा है, बस निकल आया भाई, कोई टेंशन नहीं है अपने पास। यही हमारे पास नॉर्मल वेक्टर है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, और बाकी सारी कहानी बहुत सिंपल है। अब तो सवाल बिल्कुल आसान हो गया। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे N1 का डॉट प्रोडक्ट N2 के साथ। वही करेंगे, पहले वाले आई कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर कर ऐड करेंगे, फिर वाई कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर कर ऐड करेंगे, और उसके बाद ऑफ कोर्स जी कंपोनेंट। समझ आई? यहाँ से बचेगा 2 - 1, और यहाँ से भी क्या आएगा, +1। सो 4 - 1 बिकम्स 3। 4 - 1 बिकम्स 3। अब हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो N1 का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वही करेंगे, हर कंपोनेंट का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +-1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास सिचुएशन आ जाएगा 2 + 1 + 1। तो यहाँ हमारे पास सिचुएशन आ जाएगा, मैंने कोई गलती तो नहीं की है, +4 आता है यहाँ पर, तो √6 आ रहा है। समझ आई? और अब हमने N2 का निकालना है। अगेन हर कंपोनेंट का स्क्वायर करो, तो 1 का स्क्वायर +-1 का स्क्वायर +-2 का स्क्वायर। अगेन अगर आप कॉमन सेंस यूज करो, तो ये भी √6 आ रहा है। सब कुछ उठाकर फॉर्मूले में डाल देंगे, आ जाएगा आंसर, बात खत्म।
सब बात खत्म। और अगर गौर से देखना तो एंगल देखना, एक्यूट एंगल है तो लेस देन 90 डिग्री एंगल आएगा। तो कॉस थीटा लिखोगे, डॉट प्रोडक्ट क्या आया है 3 और √6 मल्टीप्लाई बाय √6, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो, √6 का स्क्वायर, था हो गया। यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, कॉस थीटा, तो बचेगा 3/6, और कॉस थीटा आ जाएगा मेरे पास 1/2। और अगर आप मजीद करो मेरे बेटों, ये देखो, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। कॉस हाफ कब होता है, कॉस हाफ होता है बेटा हमारे पास 60 डिग्री पर, 60 डिग्री, और π/3 लिख लो। और कॉस 60 डिग्री 90 डिग्री से लेस होता है, हाँ जी 90 डिग्री से छोटा होता है, तो यही एक्यूट एंगल है जो हमें चाहिए था। भाई देख लो अच्छे तरीके से मैंने कैसे किया है, गौर से देखो, बिस्मिल्लाह। देख लो भाई, डाउट है तो पूछ लो। कोई सवाल रह तो नहीं गया कि सारा हो गया? देख लो भाई, सारा क्वेश्चन एकदम डन हो गया। सारे शॉर्ट क्वेश्चन 2022 के पेपर के जो थे मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अब मेरी बात सुनो बच्चों, प्लीज मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, घर जाना प्लीज सब बच्चे खोलें किताबें और पढ़ाई करिएगा। खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, जो पॉइंट्स बताए हैं, जो कंसेप्ट की बात बताई है उसे जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर ये नोट्स लिखा, ये नोट्स जरूर रीड करने हैं, सब बच्चों ने निकल रहे हैं, ये नोट्स सब बच्चों ने जरूर रीड करने हैं, और इस सब का नोट्स का लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना चले फिर। चले, चलो ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।